Are you targeting for JRF in Labor Welfare Code 55? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, hello friends. A very good morning to everyone. And today we are starting with Unit 2, Human Resource Management. This is the first session on Unit 2. And my assumption here is कि Unit 2 का basic आपको एक idea है और मैं कुछ डिफिकल्ट टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे जो कि बहुत सारे पीएसयू एग्जामिनेशन में आ चुके हैं. सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका पहले से हो ये एक्सपेक्टेड है. स्टिल जो भी क्वेश्चंस में जो भी टॉपिक होंगे सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी. सो आई होप इट्स वी आर गुड टू गो. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 टुडे. ऑफर लेटर्स आर एक्सेप्टेड इन व्हिच फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन के किस फेज में ऑफर लेटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है? राइट, ये क्वेश्चन है हमारा. प्री अराइवल फेज, मेटामॉर्फोसिस फेज, एनकाउंटर फेज, ऑल ऑफ द अबव. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है किसका? ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन का. ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन में कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं. प्री अराइवल, मेटामॉर्फोसिस एंड एनकाउंटर स्टेज. These stages are there. So these 3 phases are there. तो ऑफर लेटर किस फेज में हम एक्सेप्ट करते हैं? तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये प्री अराइवल में होगा. ठीक है, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. प्री अराइवल में क्या होता है? प्री अराइवल में मतलब आपने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है, आप अभी तक अराइव नहीं हुए हैं. तो कंपनी के सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी आप तैयारी करते हैं, कंपनी की पढ़ाई करते हैं, कंपनी का एग्जाम देते हैं, उसके रिक्रूटमेंट में जो अप्लाई करते हैं, वो सारा है प्री अराइवल फेजेस. राइट, और एक बार आपका सिलेक्शन हो गया और आपने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, then what happens? Then we have encounter phase. So आप देखिए, ऑफर लेटर्स को आपने एक्सेप्ट किया, तो जैसे ही एक्सेप्ट किया आप एनकाउंटर फेज में आ गए. इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनकाउंटर फेज होगा, नॉट प्री अराइवल. एनकाउंटर फेज स्टार्ट्स with accepting of offer letters. It starts with accepting of offer letters, right? Yes. So अब इसका क्या होता है? एनकाउंटर फेज में you have accepted offer letter and then you have joined the company. फिर आप एनकाउंटर करते हो वहाँ के सिचुएशन को कि जैसा आपने सोचा था मे बी वैसा नहीं है या मे बी वैसा ही है. सो यू एनकाउंटर एंड देन यू ट्राई टू एडजस्ट योरसेल्फ देयर. और उसके बाद आता है मेटामॉर्फोसिस. तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस इज अ थर्ड फेज जिसमें कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एडजस्ट हो गए हैं ऑर्गेनाइजेशन में एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. तो इनिशियली 1-2 months यू आर नॉट एक्सपेक्टेड दैट मच. तो वो है एनकाउंटर फेज जिसमें कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की आप सोशलाइजेशन होते हो. एनकाउंटर आप सारी चीजें समझते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के डिपार्टमेंट्स एंड वर्किंग. अब मेटामॉर्फोसिस में यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. और सक्सेसफुल मेटामॉर्फोसिस अगर हो जाता है, then you do not leave the organization. Your propensity to leave the organization is vanished. In fact, तो encounter successful metamorphosis मतलब you have aligned yourself well with the organization and now you are expected to perform and you are performing. That is metamorphosis. ठीक है, ये 3 phases होते हैं. Next question we have. A dash allows the initiator firm to assess their competitive position by comparing products and services with those of target firms. Benchmarking, do we know? Benchmarking से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल पीएसयू एग्जामिनेशन में. बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग हमेशा से ही पॉपुलर रहा है, आज के टाइम से भी बेंचमार्किंग ये जो टर्म है ये पॉपुलर है. बेंचमार्किंग में क्या होता है? जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं, वो एक दूसरे के प्रोसेसेस को कंपेयर करते हैं और उनको जो लगता है कि जो भी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करती हैं ताकि कंपटीशन में आगे रहे. जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट.
ठीक है। तो आई थिंक अमेजन का पहले अमेजन पेंट्री था, तो फ्लिपकार्ट ने फिर अपना फ्लिपकार्ट ग्रोसरी एंड ऑल स्टार्ट किया है, राइट। तो क्या टू कीप अप विद द कंपटीशन, टू कीप अप विद द कंपटीशन, स्विगी जोमेटो, तो स्विगी का इंस्टामार्ट है एंड ऑल, तो जोमेटो का भी कुछ वैसा होगा या जैसा भी है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जो यूएसपीज हैं उसको हम अडॉप्ट करने की कोशिश करें, उनके प्रोसेसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी है फाइनेंशियल बेंचमार्किंग, वी है प्रोसेस बेंचमार्किंग, वी है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, ठीक है। तो असेस देयर, तो कौन सा बेंचमार्किंग है विच अलाउज इनिशिएटर फर्म टू असेस देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन बाय कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बेंचमार्किंग का हमारा मोटिव क्या है, हाउ वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वी आर कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कैसा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर्स का, दैट इज फाइनेंशियल बेंचमार्किंग। अगर हम बिजनेस प्रोसेसेस को, अगर हम शॉप फ्लोर के प्रोसेसेस को, बिजनेस प्रोसेसेस को कॉपी करते हैं तो वो है प्रोसेस बेंचमार्किंग। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग क्या होता है, तो हमारा आंसर है इनफैक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग होगा। वाई, क्योंकि कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होता है, उसके किसी भी कंपनी के अल्टीमेट जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वही उसके परफॉर्मेंस होते हैं ना। कोई भी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये कैसे पता चलेगा, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से, राइट। व्हाट आर द सर्विसेज वी आर गेटिंग, उससे समझ में आएगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे जो हम बेंचमार्किंग की प्रोसेस कर रहे हैं बाय कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये फाइनेंशियल नहीं है, प्रोसेस नहीं है, बट इट्स परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। सो पॉइंट नंबर सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, he popularized the learning organization in fifth discipline, the art and practice of learning organization. It's a very important question asked many times in many way in various basic examination in UGC NET also. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पीटरसंस की। पीटरसंस कौन थे, पीटरसंस का काम था किसमें, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ती है, जो अपने लोगों को प्रॉपरली जो भी अपडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, अपडेटेड मेथड्स है उसके साथ ट्रेन करती रहती है, डेवलप करती रहती है, राइट। और वो एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो टाइम के साथ डायनेमिकली खुद को अपग्रेड करती है, टेक्नोलॉजिकली, पीपल वाइज, प्रोसेस वाइज, वो नॉलेज वाइज, इट कीप्स ऑन अपडेटिंग, लर्निंग एंड प्रोड्यूसिंग बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स, उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ता रहता है, तो वो है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका एक बुक है, इनफैक्ट फिफ्थ डिसिप्लिन, ठीक है, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे इन्होंने 5 डिसिप्लिन की बात की, 5 डिसिप्लिन की बात की है जो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। 5 डिसिप्लिन जो कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ये पीटरसंस जी बताते हैं कि वो 5 डिसिप्लिन कौन कौन से होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए ये 5 डिसिप्लिन है यहाँ पे। पहला है सिस्टम थिंकिंग, दूसरा है मेंटल मॉडल, तीसरा है शेयर्ड विजन, चौथा है पर्सनल मास्टरी और पांचवा है टीम लर्निंग, और पांचवा क्या है, टीम लर्निंग। देखिए तो ये जो पांचों है ना, हाँ, तो ये जो पांचों है, तो इसमें क्या होता है कि आपको देखिए हर ये पांचों होना चाहिए डिसिप्लिन्स ऑफ अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बाय पीटरसन। सिस्टम थिंकिंग मतलब कि हो, सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यह हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रोसेसिंग है, बहुत सारे सब सिस्टम्स है, सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इनपुट हो रहा है रॉ मटेरियल, मैन प्रोसेसेस, इलेक्ट्रिसिटी, जो कुछ भी इनपुट हो रहा है, आउटपुट हमारा निकल रहा है प्रोडक्ट सर्विसेज, एंड देन वी आर गेटिंग फीडबैक, एंड अकॉर्डिंग टू द फीडबैक वी आर चेंजिंग द इनपुट्स और जो भी। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे प्रोसेसेस साथ में काम करते रहते हैं, अपना एक इक्विलिब्रियम है इनका, है ना। तो एड्रेस द होल एंड एग्जामिन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स। सिस्टम थिंकिंग मतलब सारे पार्ट्स के बीच में इंटर रिलेशन है, सब साथ में ज्वाइंट होकर के काम कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, दैट इज व्हाट इज सिस्टम। मेंटल मॉडल्स मतलब कि हाउ वी एक्ट, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट,
इन एंड ऑन एक्शन। हर किसी का जो माइंड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक मंडेन या मोनोटोनस काम या रूटीन नहीं होगा, लोग अपने माइंड से इंप्रूव करते रहेंगे। ठीक है, पर्सनल मास्टरी, कंटिन्यूइंग क्लैरिफाइंग एंड डीपनिंग पर्सनल विजन। हमारा पर्सनल विजन भी इंक्रीज होना चाहिए, है ना। हर एम्प्लॉइज का पर्सनल विजन इंक्रीज होना चाहिए, लीडरशिप उनको अच्छी मिलनी चाहिए, मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि लोगों को फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, क्लैरिटी रहे, उनको जॉब में बोरियत सा या स्टक ना फील हो, वो आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। शेयर्ड विजन, विद विजन पीपल एक्सेल एंड लर्न नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू बट दे वांट टू। शेयर्ड विजन, ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसको एम्प्लॉइज के साथ शेयर करना, एम्प्लॉइज को भी बिलोंग्ड फील हो। टीम लर्निंग, है ना, प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग एंड डेवलपिंग कैपेसिटीज ऑफ अ टीम टू क्रिएट रिजल्ट दे ट्रूली डिजायर टू सी। तो ये सारा 5 चीज है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन, जो कि पीटरसन ने अपनी बुक में लिखी है। सो वी विल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज कंसर्न विद लर्निंग। सी, अगर आपको डिटेल्ड से सारी चीजें समझनी है, सारा टॉपिक समझना है, क्योंकि हमारे दूसरे बैचेस भी हैं जिसमें कि हम काफी डिटेल से एक एक चीज प्रैक्टिस करवाते हैं। एक एक जैसे यूनिट 2 के 100 to 200 क्वेश्चन हम यूनिट 2 के प्रैक्टिस करवाते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और हर एक एमसीक्यूज के साथ आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। HRM, HRD, HRP, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग। So if you want to join that, you can for bettering your concept you can do that. नहीं तो यहाँ पे जो NPCIL का CIL and PSV एग्जामिनेशन का बैच है, उसमें मैं बस MCQs एक लेवल एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक उसी डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे आपको नॉलेज मिल जाए। So management development is concerned with learning of December 2012, mechanical skills, specific job skills, conceptual and creative skills, all of them. Management development मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग जनरली जो होती है ना, वो टेक्निकल एस्पेक्ट से होती है, और लो लेवल, मिडिल लेवल के लोगों को टेक्निकल, और मिडिल लेवल एंड अपर लेवल के लोग जो होते हैं ना, उनको डेवलपमेंट करवाया जाता है। जो हमारे CEO, जनरल मैनेजर वगैरह रहे, उनको हम क्या करवाते हैं? मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इट इज जनरली कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ नॉट मैकेनिकल, नॉट स्पेसिफिक जॉब स्किल, बट कॉन्सेप्चुअल एंड क्रिएटिव स्किल्स, बिकॉज मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड एट टॉप लेवल। और टॉप लेवल को कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती है? कॉन्सेप्चुअल एंड क्रिएटिव स्किल्स। एंड दीज लेवल्स जो होते हैं ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, उसमें कौन कौन से स्किल्स चाहिए, ये सब कुछ किसने बताया है? रॉबर्ट खान ने बताया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज एडवांस्ड द बॉटम ऑफ पिरामिड कॉन्सेप्ट? बॉटम ऑफ पिरामिड कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बॉटम ऑफ पिरामिड कॉन्सेप्ट? जोसेफ जुरान, एडवर्ड डेमिंग, इशिकावा और सीके प्रहलाद। बॉटम ऑफ पिरामिड कॉन्सेप्ट क्या है? Who has advanced the bottom of pyramid concept? यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीके प्रहलाद। सीके प्रहलाद ने एक्चुअली देखिए क्या बताया है, मैनेजमेंट स्कॉलर है। ये बुक भी आप ध्यान में रखिए, 2004 में आई थी बुक, वेरी रिसेंट बुक, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। ये भी जो है ना बहुत अच्छा है। और साथ में किसने लिखा है? स्टुअर्ट हार्ट। ये बुक भी आपको मिल जाएगी अमेजन पे, और ऐसे भी कहीं पे लाइब्रेरी में आपको ये बुक मिल जाएगी, द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, वेरी गुड बुक। तो इसमें क्या है कि फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, तो यहाँ पे एक्चुअली इनका कहने का क्या मतलब है? इंडियन पॉपुलेशन की बात हो रही है कि इंडियन पॉपुलेशन का जो सबसे जो लोअर कैटेगरी है, लोअर इनकम ग्रुप है, ठीक है ना, वो बहुत है एक्सटेंसिव, एंड दे एस्पायर टू बाय कमर्शियल थिंग्स, बाय गुड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा फॉर्च्यून है, राइट। वहाँ पे बहुत सारा फॉर्च्यून है, मतलब यू मेक प्रोडक्ट्स फॉर देम, तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ऐसा है, मोस्टली दे आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो वो लोग आपके प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपली मैंने आप पुट फॉरवर्ड किया है, फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रहलाद proposes that business, government and donor agencies stop thinking of poor as victims, है ना, कि जो भी businesses हैं उनको ये नहीं सोचिए कि अगर bottom of the pyramid है मतलब poor हैं तो they are victims, but उनको ऐसा समझना चाहिए कि they are resilient and creative entrepreneurs as well as value demanding consumers, है ना। जो lower level पे लोग हैं they are value demanding consumers, उनको value चाहिए, वो लोग समझदार हैं, वो लोग resilient है, वो लोग creative है, they are not
they are not victims, they are they are in fact very creative entrepreneurs. ठीक है, जो आपके आसपास जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग होंगे ना, दे आर सीरियसली, अगर आप किसी स्टॉल्स देखिए, जो लोग स्टॉल्स लगाते हैं या फिर वेजिटेबल वेंडर्स, दे आर इन देयर ओन वे, दे आर वेरी 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 क्रिएटिव. So he proposes that there are tremendous benefit to MNC who choose to serve this market in ways responsive to their needs. जैसा उनकी जरूरत है उसके तरीके से अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो, it will be very beneficial. After all, the poor of today are the middle class of tomorrow. They are upgrading themselves. The poor, they are upgrading themselves. Some of the thela wala stall, you can see they earn 70 to 80K per month. They are upgrading themselves, or even more than that. You don't know, per day their income is 3,000 to 4,000 rupees by selling samosas or something like that. The poor of today are the middle of tomorrow. तो उन सबको मार्केट को कैटर करना वहाँ पे फॉर्चून है. You will earn. There are also poverty reducing benefit if multinational work with civil society organization and local government to create new local business models. So this is what the concept was in this book. Next, question number 6, recruitment wins. Total number of inquiries made, total number of applications received, total number of persons shortlisted, total number of selection made. Recruitment का मतलब क्या होता है? यहाँ पर recruitment का क्या मतलब है? Total number of inquiries made, total number of applications received, total number of persons shortlisted, total number of selections made. Recruitment means total number of applications received. Yes, यहाँ पे ये सारा कुछ अलग अलग. इंक्वायरीज तो कितने भी लोग कर सकते हैं, क्या उतने सारे को हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जिनको इंक्लूड करेंगे, जिनको हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे उन्हीं की बात हो रही है, इनको नहीं करेंगे. ये तो प्रोसेस में इंक्लूड कर लिया, उसके बाद आगे सिलेक्शन की बात हो रही है. यहाँ पे भी सिलेक्शन की बात हो रही है. जिनको हमने प्रोसेस में इंक्लूड किया है वही है रिक्रूटमेंट. तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is a process of evaluating an employee's performance of a job in terms of its requirement. देखिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, क्या है? देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, राइट? फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक और पीरियोडिकली एंड सिस्टमैटिकली हम किसी भी इंडिविजुअल का वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट प्री एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब. जो भी जॉब का प्री एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट है उससे हम मेजर करते हैं. हम एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसका रिलेटिव वर्थ टू ऑर्गेनाइजेशन, उसका फ्यूचर डेवलपमेंट पोटेंशियल, ये सारा कुछ हम देखते हैं किसमें? परफॉर्मेंस अप्रेजल में. ठीक है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, डेवलप करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं. ठीक है. परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है? तीनों वर्ड जो है ना वो हमारे अलग अलग है. तीनों वर्ड हमारे अलग अलग है. परफॉर्मेंस एनालिसिस में सिंपली हम परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं. ये एक्चुअली में एक पीरियोडिक प्रोसेस होता है, पीरियोडिक बिजनेस प्रोसेस होता है. और परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम सिंपली एनालाइज करते हैं. किसी पर्सन को कभी भी कर सकते हैं, किसी भी रेंज में कर सकते हैं, कितने भी लोगों का कर सकते हैं. ठीक है, तो जितना ये एक फॉर्मल प्रोसेस है, इट्स नॉट. और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये एक टोटल एक बिगर टर्म है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का से भी बड़ा टर्म है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये सब कुछ इंक्लूड आ जाता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब कि हम अपने एम्प्लॉयज को कहाँ तक चाहते हैं कि वो पहुंचे. ठीक है, वो हम हमारे 100 एम्प्लॉयज हम चाहते हैं कि उनको फर्दर एजुकेट करें, उनको फर्दर ट्रेन करें, उनको ये सारे स्किल्स को डेवलप करें. वो सारा का सारा एक लॉन्ग टर्म हमारा जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको डेवलप करने का, उनको कैपेबल बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो टोटल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इसका एक एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि हर साल एक होता है. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. तो इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट की बात हो रही है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा कि जॉब का जो रिक्वायरमेंट था कि पर मंथ सपोज 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो 91 बन रहे हैं, 9 आर मिसिंग. तो इस तरह का जो होते हैं ना चीजें जो हम एक मेट्रिक में चेक करते हैं जॉब की रिक्वायरमेंट में, वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. मैनेजमेंट इज अ बिगर टर्म. सबका करियर मैनेजमेंट भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा. सब फॉर्मल स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज जॉब. नेक्स्ट, question number 8. When designing an actual appraisal method, the two basic considerations are. अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेजल मेथड को डिजाइन कर रहे हो तो क्या, सपोज आपने एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया है, 10 एम्प्लॉयज ही हैं, आप उनको अप्रेज कर रहे हो.
तो what you will do? Who should measure, when to measure, what to measure, who should measure, what to measure and how to measure. आप क्या कैसे सोचोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे जो 10 एम्प्लॉइज है, आपका एक स्टार्टअप है, 10 एम्प्लॉइज है, तो आप क्या क्या मेजर करोगे? पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस, टारगेट कितना फुलफिल हुआ है, काम में कितने एरर हुए हैं, और हमारा जो स्टैंडर्ड था उससे कितना डेविएशन है, ये सब कुछ व्हाट टू मेजर. उसके बाद देखोगे आप हाउ टू मेजर, कैसे मेजर करोगे आप, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लोगे, वो भी आता है इसमें. तो व्हाट टू मेजर एंड हाउ टू मेजर, पॉइंट नंबर डी विल बी आवर answer, right? Okay, next. The 360-degree performance feedback involves the evaluation of employees by. अब 360-degree performance feedback है, तो उसे 360 डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एम्प्लॉइज है, आप उसको एम्प्लॉय है ना, आप उसको कंसिडर कीजिए 360 डिग्री के रेंज में, ठीक है. तो एम्प्लॉय किससे इंटरेक्ट करता है? अपने बॉस से, अपने पीयर से, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, और फिर जो भी अपने टीममेट से, है ना. तो हर किसी से पूछा जाता है कि आप उस एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो हाउ डू यू थिंक ही इज. 360 डिग्री परफॉर्मेंस में हर किसी से ऑल हु आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ हिम, हर किसी से उसका परफॉर्मेंस फीडबैक लिया जाता है. अपवर्ड अप्रेजल, डाउनवर्ड अप्रेजल, सब कुछ होता है. अपवर्ड अप्रेजल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अपवर्ड अप्रेजल? अपवर्ड अप्रेजल मतलब इस पर्सन का अप्रेज करना है, तो अपवर्ड मतलब ये लोग अप्रेज करेंगे इस पर्सन को, बॉस को, सीईओ को अगर अप्रेज करना है तो जनरल मैनेजर, ये मान लीजिए सीनियर मैनेजर है, तो सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर मिलकर सीईओ को अप्रेज करेंगे. दिस इज व्हाट इज अपवर्ड अप्रेजल. डाउनवर्ड में सीईओ अप्रेज करेगा जनरल मैनेजर और सीनियर मैनेजर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statement are true or false about a dyadic unit? Dyadic unit के बारे में कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? डायडिक यूनिट मतलब क्या होता है? डायडिक मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. हमने पढ़ा है यूनिट 4 कम्युनिकेशन पेपर 1 में, राइट. तो डायड इज व्हाट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है. तो वहां पे क्या होता है कि दो लोग होते हैं, ठीक है, और कोई भी जैसे एम्प्लॉय या एम्प्लॉय हो गया, या एम्प्लॉय या कोई और एम्प्लॉय हो गया, तो ये एक डायडिक यूनिट है. दिस इज वन डायडिक यूनिट जिसमें दो ही लोग हैं, और डायड मतलब दो, तो दो लोगों के बीच का रिलेशन को देख रहे हैं. तो डायडिक यूनिट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर. बिल्कुल हो सकता है. द स्ट्रॉन्गर डायड लिंकेज विकीज ऑर्गेनाइजेशन लिंकेज. ये गलत है. जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा, ऑर्गेनाइजेशन की भी लिंकेज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. यू नो, हेल्पिंग रिलेशनशिप इन अ डायड इज अ वन वे प्रोसेस सपोर्टेड बाय सुपरवाइजर. नो, डायडिक यूनिट का यही एक एडवांटेज है कि डायडिक यूनिट में दोनों तरफ से एफर्ट होती है डायड को मेंटेन करने की, है ना, मेंटेन करने की. एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय से एक अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करता है, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय का वेलफेयर करता है, टेक केयर करता है. इट्स अ टू वे प्रोसेस. इट्स नेवर डायड है तो टू वे प्रोसेस ही होगा. अ डायड विल प्रॉस्पर डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर. नो, डायड विल ओनली प्रॉस्पर अगर दोनों के बीच में ट्रस्टिंग रिलेशनशिप है, टू वे प्रोसेस हो और ट्रस्ट हो, तब हमारा डायड एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो वैनिश हो जाएगा. तो यहाँ पे ये भी गलत है. तो सही क्या है? सही बस ए इज ट्रू है ना, ओनली ए इज ट्रू, बी सी डी आर फॉल्स. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर इन क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड सिचुएशनल इंटरव्यू. अगर हम स्ट्रक्चर्ड सिचुएशनल इंटरव्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका सीक्वेंस क्या है? स्ट्रक्चर्ड सिचुएशनल इंटरव्यू क्या होता है? Analyze the job, appoint the interview panel and conduct interviews, create interview questions, create benchmark answers, rate the job's main duties. Yes, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर सी, है ना. पॉइंट नंबर सी होगा. इसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो जिस जॉब के लिए इंटरव्यू लेना है, उस जॉब को हमने क्या किया? एनालाइज किया. एनालाइज करने के बाद एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा उस जॉब की ड्यूटीज क्या क्या है. अब सपोज आप यू आर एन एचआर, तो टुडे यू हैव टू टेक द इंटरव्यू ऑफ एचआर मैनेजर, टुमारो यू हैव टू टेक द इंटरव्यू ऑफ सम सॉफ्टवेयर डेवलपर,
एंड नेक्स्ट डे यू हैव टू टेक द इंटरव्यू ऑफ सम प्रोसेस इंजीनियर। तो आप हर दिन कौन कौन से क्वेश्चंस पूछोगे? तो सबसे पहले आप जॉब को एनालाइज करोगे, क्योंकि टुडे आई एम टेकिंग द इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट। तो एनालाइज द जॉब, आप देखोगे क्या क्या जॉब मेन ड्यूटीज है, और जॉब के मेन जॉब ड्यूटीज के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू क्वेश्चंस रेडी करोगे। हर पोजीशन के लिए अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे। तो आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस रेडी किया। अब इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस रेडी रहते हैं और उसके बेंचमार्क आंसर्स रेडी रहते हैं, और उस जो एम्प्लॉय आंसर करता है उससे आप आंसर्स को कंपेयर करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट यू डू। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पहले हम जॉब को एनालाइज कर रहे हैं, दूसरा उसके बाद हम देख रहे हैं कि जॉब में क्या क्या मेन ड्यूटीज है, उसके बाद उससे रिलेटेड हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्लान कर रहे हैं, फिर उसके बेंचमार्क आंसर्स बना रहे हैं। बेंचमार्क आंसर्स हमारे पास रहेंगे, उसके बाद ही हम इंटरव्यू पैनल को अपॉइंट करके इंटरव्यू को कंडक्ट कराएंगे, उसके बाद ही, है ना, क्योंकि हमारे पास आंसर्स हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। सो दिस विल बी द ऑर्डर एंड दिस इज पॉइंट नंबर सी। So with this friends, I will be ending the session today. I hope आपको आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा, और इस तरह के कई अभी और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। I will conduct some 3-4 more sessions on unit 2, जिसमें कि मैं आपको इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, और उसके बाद हम लोग प्रीवियस PSU क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे इस बैच में। So for today I'll be winding up the session now. और जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी और पढ़ना हो, कोई टॉपिक समझना हो, कुछ भी डिफिकल्टी लगी, इनफैक्ट किसी भी तरह का डाउट होगा, तो आप लोग ट्यूटलिज एकेडमी के चैट बॉक्स में कभी भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, सो विद दिस आई विल एंड द सेशन नाउ, एंड यस, थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। थैंक यू।